ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले आज और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान भारत में एक जासूसों की बड़ी फौज खड़ी कर रहा था। लगभग 500 से 1000 जासूस पाकिस्तान को भारत में तैयार करने थे और अब ISI की मैडम एन बेनकाब हो गई हैं, जो जासूसों को तैयार कर रही थी, जासूसों की फौज तैयार कर रही थी हिंदुस्तान के अंदर। और एक दो नहीं, ये सब उस फौज के चेहरे हैं, चाहे वो ज्योति हो, जसवीर हो, कासिम हो या फिर गगनदीप हो। कौन है मैडम एन? तस्वीर में आपको दिखाऊं जिन्होंने इन सबको ट्रैप में लिया है। ये जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं ये है मैडम एन। इनका नाम है नौशाबा। नौशाबा ISI के इशारे पर काम कर रही थी। नौशाबा भारत में बड़ी फौज तैयार कर रही थी, यानी जासूसों की आर्मी तैयार कर रही थी भारत के अंदर। अगली तस्वीर देखिए, यह है नौशाबा। इनका नाम है नौशाबा शहबाज मसूद, पाकिस्तानी नागरिक है ये। अब आप देखिए भारत में जो पकड़े गए हैं, ज्योति गिरफ्तार हो गई जासूसी में, जसबीर गिरफ्तार हो गए जासूसी में, गगनदीप गिरफ्तार हो चुके हैं और शकूर गिरफ्तार हो चुके हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, ये सिर्फ 4 लोग हैं। मैं आपको ऐसे 40 और 400 नाम भी बता सकता हूं। पाकिस्तान किस तरह से मैडम एन के जरिए भारत में पूरी जासूसों की आर्मी बना रहा था। मिल गई भारत में जासूसों का जाल बिछाने वाली सरदार। बेनकाब हो गई भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली। कैसे ज्योति, जसबीर और न जाने कितने नाम बन गए पाकिस्तान की मैडम एन के गुलाम। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में जासूसों की फौज खड़ी कर रहा था और ISI के इशारे पर इसकी जिम्मेदारी मैडम एन यानी नौशाबा को मिली थी। नौशाबा ही भारतीयों को जाल में फंसाकर जासूसी के गैंग में शामिल कर रही थी। लेकिन अब मैडम एन और मुनीर की साजिश की प्लान डिकोड हो चुका है और जैसे जैसे मैडम एन की कुंडली हिंदुस्तान में खुल रही है, पाकिस्तान में बैठे जासूसी ठेकेदारों में दहशत बढ़ती जा रही है। अब देखिए जरा, ये मैडम एन जो भारत में जासूसों की फौज तैयार कर रही थी, उनका ताल्लुक किससे? ये है नौशाबा, ये है मैडम एन। इनके नाम का जो पहला अल्फाबेट है वो N से आता है, नौशाबा, इसलिए इनका नाम मैडम एन पड़ा है। ये दानिश के संपर्क में थी, ये ज्योति के भी संपर्क में थी। ये बाकायदा एक ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये है जयाना ट्रैवल एजेंसी। इस ट्रैवल एजेंसी की आड़ में भारत से पाकिस्तान लोगों को बुलाती थी और अपने ट्रैप में फंसाती थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है नौशाबा का पासपोर्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो चीख चीख कर बता रहा है ये पाकिस्तानी नागरिक हैं और दावा है कि ISI के शह पर और ISI के साथ मिलकर भारत में एक बड़ी तैयारी में थी, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही थी नौशाबा। देखिए जरा, लोगों को पता नहीं होता, बहुत से जानकार ये कहते हैं किसी देश को हराने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं है, अपने देश में जो दुश्मन हैं उन्हें पहचानने की जरूरत है। बड़ी बड़ी जंगें देश में मौजूद दुश्मनों ने ही हरा दी हैं। उसी तरह जासूसों की फौज तैयार हो रही थी और नौशाबा के इशारे पर पाक की ISI की मैडम एन वाली साजिश बेनकाब हो गई। मैडम एन पाक आर्मी ISI के इशारे पर काम कर रही थी। जासूसी की आड़ में स्लीपर सेल तैयार करने का प्लान था।
6 महीने में 3000 भारतीयों से मैडम एन ने संपर्क किया। सोचिए 6 महीने में 3000 भारतीय, उन्हें पाकिस्तान में आने जाने की सुविधा में मदद की। भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटी थी। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यह झांसा देती थी। भारत के हिंदू और सिख इनके टारगेट पर होते थे। विदेश में रह रहे 1500 भारतीयों से भी इन्होंने संपर्क साधा। मैडम एन की पाकिस्तान दूतावास में बहुत गहरी पैठ, यानी भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास था, बहुत से कर्मचारी उसके जासूसी में शामिल थे, उन सब के साथ इनकी पैठ थी। वो ऐसे लोगों के वीजा संबंधी समस्या दूर कराती थी। मैडम एन का नाम नौशाबा शहजाद मसूद है। नौशाबा सीधे फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सुहेल कमर के संपर्क में थी। काउंसलर ट्रेड उमर से भी नौशाबा का संपर्क था। मतलब नौशाबा जिसको कहती हैं एक फोन पर वीजा मिल जाता था। आईएसआई अधिकारी दानिश से सीधे इनकी बात होती थी। कई गिरफ्तार जासूसों से पूछताछ में नौशाबा का नाम सामने आया। जांच एजेंसी अब नौशाबा की कुंडली खंगालने में जुटी है कि आखिर नौशाबा किस तरह से भारत में पूरा नेटवर्क चला रही थी। आइए अब मैं आपको ले जाया गया है, इसकी गिरफ्तार चल रहा था एक और जासूस। ये आप देख रहे हैं, जासूस को आज जैसलमेर ले जाया गया है। इसकी गिरफ्तारी राजस्थान से हुई थी। शकूर है। शकूर पर आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। लेकिन भारत में जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 500 जासूस की फौज बनानी थी। अब तक देखिए जो जासूस गिरफ्तार हुए किन किन राज्यों से। ज्यादातर वो राज्य हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। सबसे पहले देखिए पंजाब से कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। सुखप्रीत सिंह, कर्णवीर सिंह, गजाला, यमीन और पलक शेर मसीह। अगला नाम पंजाब से जिनकी गिरफ्तारी हुई, सूरज मसीह, मोहम्मद अली मुर्तजा, गगनदीप सिंह उर्फ गगन और जसबीर सिंह। हरियाणा से गिरफ्तारी हुई, ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, अरमान, तारिफ, नुमान इलाही। राजस्थान से गिरफ्तारी हुई शकूर खान, हसीन और कासिम की। उत्तर प्रदेश से शहजाद और तुफैल को पकड़ा गया है। दिल्ली से मोहम्मद हारून को पकड़ा गया है। यह फौज तैयार करने की जिम्मेदारी थी मैडम एन की। अब जरा मैडम एन को सुनिए क्या कह रही है वो। अच्छा नौशाबा, अगर हम देखें, आप से मैं जानना चाहूंगा कि बैनुल-अक़वामी टूरिज्म पे भी आप बहुत ज्यादा काम करती हैं और कौन से लोग जो है किस ममालिक से ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ आते हैं? टूरिस्ट बाहर से आते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो वो सिख टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आप खुद इस कम्युनिटी से, आपको पता है कि सिखिज़म का सारा स्टार्ट ही यहाँ से हुआ हुआ है। लेकिन इस पे मज़ीद थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच की हमें ज़रूरत है। फोकस है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को हम लोग आगे मज़ीद बढ़ाएं। पाकिस्तान में हमारे पास चारों सीज़न है। हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास स्नोफॉल है, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास लेक्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अट्रैक्शंस होती हैं। आपने सुना नौशाबा को, जिनके ऊपर आरोप है कि हिंदू और सिख उनके टारगेट पर थे। नौशाबा का तारुफ आपको कराऊं। नौशाबा शहजाद पाकिस्तानी महिला कारोबारी हैं। लाहौर में अपना टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस चलाती हैं। नौशाबा का पति पाक सिविल सर्विस से रिटायर्ड अधिकारी है। भारतीय यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में यह सुविधा प्रदान करती थी और पाक में उनके आने जाने के इंतजाम देखती थी। जासूसी के आरोप में फंसे शकूर और ज्योति से भी संपर्क था। नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी है। नौशाबा के जासूसी नेटवर्क के तार कई राज्यों में फैले। हाल में मैडम नौशाबा ने दिल्ली सहित कई शहरों में एजेंट नियुक्त किए। ये एजेंट उसकी एजेंसी का सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर रहे हैं। नौशाबा की एजेंसी पाक में तीर्थ यात्रा करने वाली अकेली एजेंसी है। भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान घूमने में मदद करती है। साथ ही पाक सेना और आईएसआई से उन लोगों को मिलवाती है। भारतीय तीर्थयात्रियों से ज्यादा राशि वसूलती है और उसी पैसे का इस्तेमाल आईएसआई की साजिश में करती है। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खाते के ट्रांजैक्शन का शक है। नौशाबा के 2 बैंक खातों की डिटेल भी हाथ लगी है। भारतीयों के साथ उसके मनी ट्रांजैक्शन का ट्रेल खंगाला जा रहा है और लाहौर के गुलबर्ग के बैंक में उसके 2 खाते भी हैं। यह है नौशाबा का तारुफ। और जितने जासूस अब तक पकड़े गए उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 2 जासूस और दिल्ली के कोर्ट में पेश किए गए, जहां से इनकी रिमांड और बढ़ा दी गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जासूसों को कोर्ट में पेश किया गया। इसमें कासिम और हसीन शामिल हैं।
तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये हसीन ने भारत से सिम कार्ड लिए और पाकिस्तान तक पहुंचाए, और पाकिस्तान में उन सिम कार्ड्स को इस्तेमाल कौन कर रहा था? आईएसआई। देखिए जरा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कैसे लोगों को जासूस बनाया जाता है, हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हसीन का बड़ा खुलासा है। भारत में स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार हो रहा है और आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल बढ़ाने का काम मिला था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेटवर्क से जोड़ना था। पूछताछ में हसीन ने कई बार पाक जाने की बात कबूली है। हसीन ने भारत के 4 सिम खरीदे और पाकिस्तान को सौंप दिए। इसी सिम के जरिए आईएसआई भारतीयों को हनी ट्रैप में फंसा रही थी। हसीन 2 से 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। पूछताछ में उसने दावा किया कि इस दौरान रिश्तेदार के घर रुका वो, लेकिन वो पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार संपर्क में था। अपने रिश्तेदारों के फोन से वो इनसे बात किया करता था। उसकी आईएसआई अधिकारियों से पहचान हो गई। इस दौरान 4-5 साल से वो उनके संपर्क में था। हसीन और उसके भाई कासिम को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डीआरडीओ अधिकारी को लेकर जानकारी दी कि डीआरडीओ को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। जिस सिम से कॉल आया वो भारत का था, लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा था। इसी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू की और हसीन को राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की हिरासत में भेजा है, जहां इनसे पूछताछ हो रही है। सुनिए जरा, ये बहुत चौंकाने वाला है कि भारत में पाकिस्तान जासूसों की फौज खड़ी कर रहा है, जयचंद तलाश रहा है और ढूंढ रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध रखने वाले एक सिविल ऑफिसर की बीवी नौशाबा मसूद, जो एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है, उसने करीब 4,500 हिंदुओं और सिखों को तीर्थ यात्रा के बहाने वीजा दिलवाया। पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान में एम्बेसी है उसके वीजा ऑफिसर दानिश से मिलकर, और फिर उनमें से जिनको प्लायबल समझा, यानी कि जिनको कंप्रोमाइज करने वाला समझा, उनको पाकिस्तान का जासूस बनाया। उस पर जिम्मेदारी थी ऐसे 500 जासूस बनाने की, जिसमें शामिल है हरियाणा की मल्होत्रा और पाकिस्तान का जसबीर। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान बार बार जाने वाले हिंदुओं और सिखों की वापसी पर क्या एनआईए की तरफ से डीब्रीफिंग या पूछताछ नहीं होनी चाहिए? अब आपको बताऊं, बड़ी बात यह है, सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान जासूसों की आर्मी तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाल रखा है उनकी चाबी भी पाकिस्तान को मिल गई। ये सारे आतंकी जो आप देख रहे हैं, चोर को ही तिजोरी की चाबी दे दी गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वहां आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ मुखिया बना दिया गया पाकिस्तान को। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। अब देखिए, टाइम्स स्क्वायर पर असीम मुनीर का होर्डिंग लगा है, लिखा हुआ है फ्रॉड मुनीर, फ्रॉड मार्शल लिखा है। देखिए, लूजर लिखा है असीम मुनीर के लिए, हारा हुआ। ये टाइम्स स्क्वायर में मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां एक स्क्रीन लगी है। लायर लिखा है, झूठा आदमी, धोखेबाज और 2 बदमाश। मुनीर छोटा सा, इमरान खान बड़ा देख रहे हैं आप। फ्रॉड मार्शल, सोचिए इतनी ख्याति हो गई है, इतनी प्रसिद्धि पाली है असीम मुनीर ने कि अमेरिका तक में लिखा हुआ है हारा हुआ। अमेरिका की सड़क पर लिखा है मुनीर की फोटो के साथ झूठा, धोखेबाज। ये टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़ी बात यह है कि अब आतंकवाद के खिलाफ यूएन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने जो मुखिया बना दिया है वो पाकिस्तान को बना दिया। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है भला सोचिए। जो बात मैंने कही कि चोर को ही तिजोरी की चाबी दे दी है, अब इस बात से हाफिज और मसूद अजहर भी हंस रहे हैं। आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। यूएनएससी में आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष इन्हें बना दिया गया है। पाकिस्तान को ऐसी जिम्मेदारी मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान खुद आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराता है, ऐसे में पाकिस्तान आतंक को कैसे रोकेगा? इस समिति के पास खुद से सजा देने या कार्रवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करता है, तो पहले तो खुद की निगरानी करनी पड़ेगी। साथ ही सुझाव देता है कि आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाएं।
भारत ने 2022 में इस समिति की अध्यक्षता की थी और दूसरी तरफ शाहबाज भारत से बातचीत के लिए अब गिड़गिड़ा रहे हैं। शाहबाज ने बातचीत में अमेरिका से मदद करने की मांग की है। शाहबाज ने कहा इसके लिए ट्रंप को आगे आना चाहिए। भारत से तनाव कम करने में ट्रंप की भूमिका की तारीफ की। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के कार्यक्रम में बोल रहे थे शाहबाज शरीफ। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शाहबाज के मंत्री इशाक डार, उन्हें सुनिए। तो मैं यही पाकिस्तान के बिहार पे कहते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लीडरशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये पॉलिसी थी कि हम नहीं चाहते कि जंग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, खत्ते में अमन होना चाहिए, इस खत्ते में टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। जो अप्रोच है एक्सप्लेन किया, हर एक को किया। वो जो 60 कॉलें भी हुई थी, 60 से ज़्यादा, उनमें भी हर एक को एक्सप्लेन करते थे कि हम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वो कहते थे सबको, वो हमसे भी बात करते थे, इंटरनेशनल जितने कैपिटल थे वो इंडिया से भी बात करते थे और दोनों को कहते थे 22 अप्रैल के बाद कि प्लीज़ एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। न्यूक्लियर तो एक जैसी है, लेकिन कन्वेंशनल में हेजमनी हो चुकी है, वो अल्लाह ने वो ख़त्म कर दी है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें। इशाक डार को आप सुन रहे थे। अब आतंकियों के साथ पाकिस्तान है, लेकिन आतंकियों के साथ लोगों के खड़े होने पर फतवा जारी हो गया है। आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तानी गए थे, इनके खिलाफ फतवा जारी भी हो गया है कि आतंकियों के जनाजे में जाना इस्लाम के खिलाफ है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं उमर इलियासी। उमर इलियासी ने फतवा जारी किया है। क्या है फतवा में कि आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी होंगी और तस्वीरें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में वायरल थी कि पाकिस्तानी फौज आतंकियों के जनाजे में थी। अब इस पर फतवा आया है। भारतीय अटैक में पाकिस्तान में 100 आतंकी मारे गए। इनके जनाजे की नमाज की तमाम तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें पाक आर्मी अफसर और मौलाना भी नजर आए। अब ऐसी ही आतंकियों के जनाजे पर फतवा जारी हुआ है। मुसलमानों से ऐसे जनाजों में न शामिल होने को कहा गया है। कहा गया है कि मुसलमान आतंकी जनाजों की नमाज न पढ़ें। यह फतवा डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने जारी किया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं और उनका कहना है कि फतवे की कॉपी पाकिस्तान भी भेजी गई है। पाकिस्तान के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी को फतवा भेजा गया है। कहना है कि पाकिस्तान को इस फतवे को मानना ही होगा। दावा है यह फतवा पाकिस्तान समेत 57 देशों पर लागू है और इसके साथ ही उन्होंने जैश लश्कर पर कड़ा रुख जताया है। उन्हें संगठनों के नाम से इस्लामिक शब्द हटाने को कहा है। सुनिए जरा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इलियासी साहब क्या कह रहे हैं। 22 अप्रैल को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं चीफ इमाम होने के नाते, हमने विश्व का पहला फतवा जारी किया। क्योंकि 57 देश हैं मुसलमानों के, लेकिन आज तक भी किसी देश ने, खासतौर पर पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया आतंकवाद के विरोध में। जिस तरह से हमारे लोगों को निर्मम हत्याएं कर दी गई, तो फतवा जारी हुआ है जिसमें इस फतवे के अंदर साफ तौर पर कह दिया गया है। ये फतवा अभी पाकिस्तान के जो चीफ इमाम हैं, जो ग्रैंड मुफ्ती हैं तकी उस्मानी, उनको ख़ास तौर पर ये भेज दिया गया है और उनको कहा गया है कि चूँकि फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में, ये फैसला कुरान और हदीस का है, दुनिया के हर मुसलमान को इसको मानना पड़ेगा। दूसरा फतवे में ये कहा गया है कि कोई भी आतंकवादी भारत में अगर मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज कोई इमाम काजी नहीं पढ़ाएगा और उसको भारत के अंदर जगह नहीं दी जाएगी दफनाने की। क्योंकि जब किसी आतंकवादी का मजहब नहीं होता तो फिर उसके लिए नमाज कैसे हो सकती है, फिर उसको दफन कैसे किया जा सकता है। वो शैतान है, शैतानों जैसा व्यवहार होगा। अब ये वाज़े तौर पर यह फतवा लागू हो गया है। तो आतंकियों के जनाजे में जाने पर फतवा है और आतंकियों को मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे तो वहां प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर का पौधा दिया था महिलाओं ने। कुछ महिलाएं मंच पर आई थी मिलने के लिए और यह पौधा दिया गया था पीएम मोदी को सिंदूर का। और यह पौधा पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास पर लगा दिया है। आइए तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना वादा निभा दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया।
पीएम ने दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम के सिंदूर का पौधा लगाने की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री ने पहले कुदाल से जमीन की खुदाई की अपने हाथों से, इसके बाद सिंदूर का पौधा लगाया। फिर पीएम मोदी ने पौधे को पानी भी दिया। मोदी ने पिछले दिनों वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास पर सिंदूर का पौधा लगाऊंगा। सुनिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। पीएम मोदी को गुजरात में दरअसल वीरांगनाओं ने यह पौधा गिफ्ट किया था। कच्छ में 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं ने इसे भेंट किया था। 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान भुज एयरबेस की हवाई पट्टी टूट गई थी। इस हवाई पट्टी को 300 महिलाओं ने 72 घंटों में फिर से तैयार कर दिया था। सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है और भारत ने पाक के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसके बाद मोदी को वीरांगनाओं ने सिंदूर का पौधा भेंट किया। सिंदूर का पौधा बेहद खास होता है और शक्ति का प्रतीक भी इसे माना जाता है। आइए आपको बताऊं कि पत्तेदार पौधा होता है, यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर मंदिरों और घरों में इसे लगाया जाता है। इसकी देखभाल भी आसान होती है। सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का पौधा है। इसे कुमकुम ट्री या कमील ट्री कहा जाता है। संस्कृत में सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, हिमाचल समेत कुछ इलाकों में पाया जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा पौधा पीएम मोदी तक गया, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जो चेहरे थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की। अगली तस्वीर दिखाऊं जरा मैं आपको। दूसरी तस्वीर दिखाई जिन्हें आप देख रहे हैं, यह है राजीव घई। राजीव घई वो हैं जब दरअसल अटैक हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, तो राजीव घई जो डीजीएमओ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्हें भी सम्मानित किया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं। डीजीएमओ राजीव घई को राष्ट्रपति ने सम्मान से नवाजा है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार। जनरल राजीव घई अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार। आइए आपको राजीव साहब के बारे में बताऊं। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपने सुना होगा, लेकिन इन्हें सम्मानित क्यों किया गया, क्या खासियत और कहां से ताल्लुक रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारतीय सेना के डीजीएमओ हैं और डीजीएमओ का काम सेना के बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग होता है। वो सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाते हैं, युद्ध की स्थिति में एनएसए, रक्षा मंत्रालय, पीएमओ के साथ समन्वय करते हैं। एलओसी पर तनाव कम करना, गोलीबारी रुकवाना भी जिम्मेदारी है इनकी। पाकिस्तान के साथ सीजफायर भी डीजीएमओ की भूमिका शामिल थी। राजीव घई को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए सम्मान मिला। अक्टूबर 2024 से डीजीएमओ बने। 33 साल का सैन्य अनुभव है इनका। आईएमए देहरादून से साल 1989 में कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन हुए और 1.5 साल तक चिनार कोर के कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने एलओसी की सुरक्षा और आतंकी नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अहम रोल निभाया है। पीओके में जो लश्कर और जैश के टेरर कैंप नेस्ट किए गए थे, उन्हें डीजीएमओ ने चिनार कोर के कमांडर के साथ चिन्हित किया। उन्होंने ही दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। डीजीएमओ भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण और सीनियर पद है, जिसके चुनाव में सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय भी शामिल होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। और हम ही सांसदों को सुनने के बाद उनको कई स्थिति स्पष्ट हुई है कि आतंकवाद दुनिया के लिए नासूर है और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में आतंकवाद बढ़ रहा है उसका विषय रखा और भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है ये भी रखा और पाकिस्तान के जनरल उस देश को एक मिलिट्री टेररिस्ट नेक्सस से चलाते हैं। इन बातों को समझा। इसलिए अमेरिका में लोग अच्छी तरह से आतंक टेररिज्म को समझते हैं।
पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम पूरी तरह से तन मन धन से भारत के साथ हैं। यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मुंबई में, कश्मीर में, किसी भी कोने में आतंकवादी हमला करेगी तो भारत को पूरी राइट है, अधिकार है कि वे पाकिस्तान को उत्तर दे सकते हैं, मिलिट्री उत्तर दे सकते हैं। जहाँ भी हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम है, जहाँ पर वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से सिर्फ टेरर एक्टिविटीज ही नहीं, रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन भी करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दर्दनाक खबर है, कैसे एक हनीमून पर गया हुआ कपल, मौत हो गई पति की और पत्नी गायब है। कुछ वक्त पहले ही शादी हुई। ये शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कपल की। ये शिलोंग गया था हनीमून के लिए। ये शादी के वक्त की तस्वीरें। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, रघुवंशी, राजा रघुवंशी का शव मिला है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका शव मिला, लेकिन पत्नी का पता नहीं है। पत्नी कहां गई कोई नहीं जानता है, पत्नी लापता है। पति की बॉडी बरामद हुई, वो भी खाई से। बाद में पता चला कि गला रेत कर हत्या की गई थी। ये आज देख रहे हैं राजा रघुवंशी का आज अंतिम संस्कार भी हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पहुंच गया। दूसरी तरफ पत्नी अभी भी लापता है। पत्नी के बारे में जानकारी नहीं, पति का शव मिल गया है। लेकिन आखिरी वक्त में जब पति और पत्नी ने होटल में चेक इन किया था, उसका सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त दोनों रिसेप्शन पर खड़े हैं और शिलोंग पहुंचे हैं। होटल में पहुंचने की तस्वीर दोनों की है, यानी होटल तक दोनों सही सलामत थे। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है, लेकिन पत्नी अब तक नहीं मिली है। देखिए, इंदौर के रहने वाले इंदौर से कैसे शिलोंग पहुंच गए, ये आप देख रहे हैं। इंदौर से बेंगलुरु गए, बेंगलुरु से असम पहुंचे और गुवाहाटी पहुंचने के बाद वहां से पहुंचे शिलोंग, मेघालय के शिलोंग। और परिवार का कहना है कि शिलोंग जाने का कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अचानक शिलोंग की ट्रिप कैसे बन गई, किसने बनाई, कोई नहीं जानता। देखिए जरा रिपोर्ट। 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून ट्रिप, 24 मई को दूल्हे की मौत, दुल्हन गायब। 4 जून को दूल्हे का अंतिम संस्कार, दुल्हन का अब भी कोई सुराग नहीं। शादी, हनीमून और मौत के सस्पेंस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का यह मौका उनके लिए मातम बन गया, परिवार को सदमे में छोड़ गया। मौत कैसे हुई, कहां हुई, क्यों हुई और किसने की, यह अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन उससे भी बड़ा सस्पेंस ये कि आखिर दुल्हन कहां है। 12 दिन बाद भी पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे हुई राजा रघुवंशी की मौत, क्या जानकारी निकल कर आई है। शुरुआती जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, दरअसल राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे। 3 जून को राजा की डेड बॉडी पूर्वी खासी हिल्स इलाके में खाई में मिली। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से हुई है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तलाश में लगी है, लेकिन कई दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार जब्त होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले का खुलासा करेगी। पुलिस के इस बयान से तमाम तरह के सस्पेंस खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे यह लगता है कि पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन वो फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए। आज राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरुवार को रघुवंशी का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचा, जहां रीजनल पार्क मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन राजा की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम,
सोनम की आखिरी बातचीत अपनी सास से हुई थी। उस बातचीत का जो ऑडियो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो, वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। तो कह रही है तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ। पत्नी सोनम का कोई पता नहीं है कि आखिर सोनम कहां है, कहां लापता हो गई, कहां चली गई। सुनिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी और एसपी। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है, अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला, जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। हमने एक काले रंग का कोट बरामद किया है जिस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वे किस चीज़ के धब्बे हैं, केवल फॉरेंसिक विश्लेषण से ही इसका पता लगा सकते हैं। हम पता कर रहे हैं कि जो कोट मिला है वो महिला का है या नहीं। कोट 3XL साइज का है जो रेन कोट लगता है। तो एसपी कह रहे हैं राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है और एक महिला का कोट मिला है। क्या वो कोट सोनम यानी राजा रघुवंशी की पत्नी का ही है? सच क्या है? राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी से सस्पेंस बढ़ गया है, इसलिए राजा के भाई बिपिन ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जिस दिन बॉडी मिली थी उसी दिन बिपिन ने हत्या की आशंका जताई थी। राजा के परिवार ने मामले को दबाने या कुछ छिपाने का आरोप भी लगाया था। राजा रघुवंशी जब हनीमून पर गए थे तो उनके पास कीमती सामान भी थे, लेकिन अब तक उन सामानों के बारे में कुछ पता नहीं चला है, जैसे बैग, अंगूठी, ब्रेसलेट, पावर बैंक, गले की चेन और राजा का पर्स। तो सवाल यह, आखिर ये सामान गए कहां? क्या राजा रघुवंशी की हत्या लूट की वारदात है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। जवाब ना तो पुलिस के पास है ना किसी और के पास। शिलोंग के नोंग्रियाट के होटल से निकलने के बाद गायब हुए नोंग्रियाट का होटल जहां डेड बॉडी मिली है वहां से 20 किलोमीटर दूर है। राजा और सोनम एक्टिवा स्कूटर पर पहाड़ी इलाकों में घूमने निकले थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्कूटी डेड बॉडी से करीब 25 किलोमीटर दूर मिली है। परिवार का यह भी कहना है कि राजा और सोनम की शादी मर्जी से हुई थी, ऐसे में इसकी संभावना भी कम है कि राजा रघुवंशी ने खुदकुशी की होगी। खबर है कि हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान नहीं था, फिर वहां कैसे पहुंचे? राजा इंदौर निवासी है, मेघालय में उसका कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। 23 मई को राजा ने अपनी मां से बात की थी, सोनम से भी बात हुई थी। आइए आपको सुनवाऊं, राजा रघुवंशी ने अपनी माताजी से आखिरी बार बातचीत की थी। सुनिए जरा क्या बात हुई थी। तुम ऊपर पहाड़ पे के नीचे आप जाके पहुंचा ऊपर में? रात को नीचे रुके थे? कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना, झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था,
डल तो ही नहीं रहा, तेरा वीडियो तो डल नहीं रहा है। क्या क्या देख रहा है तू? क्या रहा तू? क्या रहा? अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। कल को बात हुई थी दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया? तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले उनके तुम कहाँ की तरफ हो? तो बोला मैं ऊपर की तरफ है। तो उनके बेटा ऊपर क्यों गए? तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है। बोले की क्यों? तो मैंने कि कब आओगे? तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न ही गया। बोले और आगे और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज है तो वो देख सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। अच्छी वाली बात करते करते एकदम से 2 बजे से उनका फोन स्विच ऑफ। तो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की तलाश हो रही है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है राजा श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा। एक बार प्राण प्रतिष्ठा आपने सुनी, देखिए प्राण प्रतिष्ठा अब पहले माले पर हो रही है राम दरबार की। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी का जन्मदिन भी था। आदित्य वर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो तबिल्वः तस्य बलानि तपसानुदन्तो मायातरायाश्च माया लक्ष्मी। बाल स्वरूप जो राम है उनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले हो चुकी है, उसके ऊपर जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, ये वो तस्वीरें। अब देखिए जरा फर्स्ट फ्लोर पर जो राम दरबार बना है वो दिखता कैसा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसी तरह से भव्यता आपको नजर आ रही है, दिव्यता नजर आ रही है इस पहले फ्लोर पर भी। और आज भी भक्तों का तांता लगा था, बड़ा मौका था, बड़ा दिन था। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौरान देखिए तस्वीरें। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसी तस्वीरें थी जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अभिजीत मुहूर्त में सीएम योगी ने राम दरबार का पूजन किया। यह कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चला। काशी के पुरोहितों ने 101 पंडितों के साथ राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा कराई और मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी पट्टियां खोल दी गई। राम दरबार में श्री राम सहित चारों भाइयों के हाथों में धनुष है। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान है। भारत और हनुमान भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं। के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। भारत का पुनर्वैभव अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। राम दरबार रामलला के गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर है। इसमें श्री राम, मां सीता और तीनों भाइयों के साथ साथ हनुमान जी की भी मूर्तियां हैं। राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर में तैयार किया गया। ये मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। प्राण प्रतिष्ठा में 350 लोगों को आमंत्रित किया गया था और ज्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी, साधु संत और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग थे। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे। आज दरबार सजा हुआ है। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, और जिनकी कृपा में मजा ही मजा। राम जहां मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में है, वहीं राम दरबार में राजा के रूप में उन्होंने विराजमान किया।
भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल जनवरी में हुई थी। उस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री समेत हिंदुस्तान की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। भगवान श्री राम के मंदिर में दान देने वालों का तांता लगा है। अयोध्या का मंदिर उनके भक्तों के दान से ही बना है। राम दरबार में भी दान देने का सिलसिला जारी है। राम दरबार के लिए सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने काफी आभूषण दान किए। हीरे, सोने, चांदी के आभूषण दान दिए हैं। इनमें 1000 कैरेट का हीरा, 30 किलो चांदी है, 300 ग्राम सोना है, 300 कैरेट रूबी से 11 मुकुट हैं। इसके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक और चारों भाइयों के लिए धनुष बाण भी है। इन आभूषणों को चार्टर्ड प्लेन से सूरत से अयोध्या लाया गया। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय रहा। भगवान राम के राज्याभिषेक की जो परिकल्पना हुई, कभी हम लोग कल्पना करते थे, आज वो साकार हुआ। जो कभी हम लोग इतिहास के पन्ने में देखा किया करते थे, आज वो हकीकत में दिखाई पड़ा। बहुत अच्छा लगा राम जी को देखकर, मन को एकदम सेटिस्फैक्शन आया कि हमने एक ऐसी चीज देखी जो सदियों से जिसका इंतजार लोगों को था। अलौकिक है, अद्भुत है। भगवान ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या अद्भुत है, अलौकिक है। भगवान के दिव्य राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होना है, क्या अद्भुत छवि है भगवान की। आइए प्राण प्रतिष्ठा से आपको लिए चलता हूं एक अगली खबर की तरफ। शुरू में आपको बताया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। इटली में भी मेलोनी का योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। मेलोनी ऐसा क्या कर रही हैं जो योगी मॉडल फॉलो कर रही हैं? आपको दिखाऊं अगली तस्वीर और बताऊंगा क्या कर रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जन्मदिन के मौके पर अयोध्या में थे, सरयू तट पर आरती कर रहे थे। योगी बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस भी बाकी काम कर रही है। आज देखिए कई एनकाउंटर हुए। बांदा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बांदा का एनकाउंटर। देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए संभल में बुलडोजर चल रहा है और संभल में पूर्व सीओ रहे जिनका ट्रांसफर चंदौसी हो गया है, अनुज चौधरी, उनकी मौजूदगी में ये संभल में बुलडोजर एक्शन हो रहा था। कब्रिस्तान की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस कब्जे पर बुलडोजर चल रहा था। अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो दंगे हुए, उस दंगे के बाद दंगाइयों पर एक्शन लिया बुलडोजर चलाकर, और दंगाइयों ने जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसकी वसूली भी दंगाइयों से की गई। और यही मॉडल अब इटली में मेलोनी भी अपना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। यूपी में योगी मॉडल की डिमांड पूरी दुनिया में तेज हो गई है। इजराइल के बाद अब इटली ने भी अपराध को लेकर योगी की राह पकड़ ली है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने योगी के एक्शन की तरह नया कानून पारित कर दिया है। यूपी की तरह अब इटली में भी दंगाइयों के हिसाब की तैयारी हो रही है। मेलोनी के इस कानून से पूरे इटली के दंगाइयों में दहशत है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर मेलोनी क्या कर रही हैं अपने देश इटली में। क्यों कह रहा हूं योगी मॉडल फॉलो हो रहा है। 4 जून को इटली में एक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। प्रदर्शन के दौरान होने वाले दंगे पर अब कड़े प्रावधान होंगे। वहां अगर प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर दंगे की साजिश रचते हैं या फिर तोड़फोड़ या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे में कानून के तहत प्रदर्शनकारियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसमें भारी जुर्माना और लंबी जेल तक का प्रावधान है। अगर कोई प्रदर्शनकारी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को घायल करता है तो ऐसी स्थिति में इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा नए कानून में
एजेंसियों और पुलिस को ताकत दी गई है। यहां तक कि देश हित में खुफिया एजेंट कुछ अपराध करें उसकी भी छूट है। इटली के सीनेट में यह प्रस्ताव 109 के मुकाबले 69 मतों से पास हुआ। फिलहाल यह प्रस्ताव इटली के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही इटली में यह नया कानून होगा। हालांकि इस कानून के कई प्रावधान पर विपक्ष ने विरोध भी जताया है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया जा रहा है। हालांकि मेलोनी ने नए कानून को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सुनिए एक्स डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम सिंह साहब कि योगी का ये जो मॉडल है इसका विरोध भारत में भी होता है, लेकिन क्या यह जरूरी है दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए भी? सुनिए। योगी मॉडल है पर्याय का, सख्त कानून और सख्त उसके अनुपालन का, और जीरो टॉलरेंस अपराधियों, सांप्रदायिक गुंडों और शातिर अपराधियों को। अपितु अगर यह कहा जाए कि शासन, प्रशासन और पुलिस बल बिल्कुल काल बनकर के आ जाता है ऐसे चरमपंथी अपराधियों के लिए, इसीलिए योगी मॉडल की सर्वत्र न केवल प्रशंसा हो रही है बल्कि योगी मॉडल और बुलडोजर मॉडल को विश्व भर में उसके अनुपालन के बारे में चर्चा भी होती है और उसकी डिमांड भी बढ़ती है। इटली में इसकी प्रशंसा की जा रही है, फ्रांस से प्रशंसा की जा रही है, यहां तक कि इंग्लैंड और अमेरिका, कनाडा में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक और जंग के मैदान में। ट्रंप बोले पुतिन जरूर बदला लेंगे। खबर यह है कि पुतिन ने ट्रंप से बात की है और लंबी बातचीत हुई, 1 घंटे से ज्यादा बात हुई है। ट्रंप ने कहा पुतिन बदला लेंगे। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आई पिछले दिनों यूक्रेन ने जो अटैक किया रशिया पर, ये नई तस्वीरें आई हैं उसकी। के बाद देखिए अब खबर यह है कि रशिया ने अटैक किया है, रूस ने हमले तेज कर दिए यूक्रेन पर, और ये आप देख रहे हैं यूक्रेन के इलाकों पर रशिया के गोले गिर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ड्रोन और बमों से हमला किया है, ये रूसी हमला है यूक्रेनी फौज पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक और हमला यूक्रेन ने किया है, रूसी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। और ट्रंप ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया पुतिन से बातचीत करने के बाद, और उन्होंने लिखा कि उनकी कितनी देर बातचीत हुई पुतिन से और पुतिन अब बदला लेंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, किम जोंग उन से रूसी सुरक्षा अधिकारी मिले हैं। क्या पुतिन की मदद के लिए किम जोंग उन आगे आए हैं? किम और पुतिन मिलकर लड़ेंगे। देखिए जरा ट्रंप और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर करीब 75 मिनट तक बातचीत की। ट्रंप ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, यह ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे तुरंत शांति आ जाए। पुतिन एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेंगे। ट्रंप से बातचीत खत्म होते ही पुतिन ने हमले भी शुरू कर दिए। रूस ने 103 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। यूक्रेन के खरसान, डोनेट्स्क समेत कई शहरों पर बम बरसाए। हमले में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। महिलाओं, बच्चों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि हम एयरबेस पर अटैक का बदला लेंगे। बदला कैसे और कब होगा इसका फैसला रूस ही करेगा। रूस के पलटवार से डरे ज़ेलेंस्की सीज़फायर की मांग कर रहे हैं। ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हो सकती है और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की ने सीज़फायर की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा सीज़फायर होने से बातचीत का माहौल बनेगा। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए पुतिन क्या कह रहे हैं और ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क में रेलवे को निशाना बनाया, नागरिकों पर हमले किए। यूक्रेन की सत्ता पर काबिज लोग आतंकी संगठन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कौन बात करेगा जो आतंकियों की तरह काम कर रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार क्यों दे रहे हैं? यूक्रेन की सत्ता में बैठे लोग शांति नहीं चाहते हैं।
अगर शांति हुई तो उनकी सत्ता चली जाएगी। अगर हम प्रस्तावित बातचीत से पहले सीज फायर कर लेते हैं, इससे शांति को लेकर बातचीत का माहौल बनेगा। हम युद्ध से शांति की तरफ बढ़ेंगे। यूक्रेन कहीं और किसी भी जगह मुलाकात को तैयार नहीं है। इस्तांबुल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, बेंगलुरु में 11 मौत हुई, इनका जिम्मेदार कौन है, अब सवाल उठ रहे हैं। और भगदड़ में जो मौत हुई, उन भगदड़ में मौत का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, कोर्ट अब सवाल पूछ रहा है। देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ इस मामले में, और इस मामले में कुछ और लोगों पर एक्शन हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। यह मामला कोर्ट गया। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ पर एक्शन हुआ। कर्नाटक पुलिस ने आरसीबी कर्नाटक एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में सभी पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई। जिम्मेदार एजेंसियों ने आखिर क्या किया, उस दौरान सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा है, कर्नाटक राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते हैं, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, आपके पास कोई एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। मान लीजिए कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या आप करेंगे जो ऐसी घटना होने पर तुरंत मिल सके। घायलों को किस अस्पताल में ले जाया जाएगा, साथ ही ये सब एसओपी में शामिल किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, वो एसओपी तैयार करेगी। कोर्ट ने हादसे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की सुनवाई जो है अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी। आरसीबी ने मृतकों के परिवार को मदद का ऐलान किया है। सभी 11 मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी है। कई बड़े पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो गए। बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन डीसीपी भी सस्पेंड। कंबन पार्क के एसीपी एडीसीपी भी सस्पेंड। कंबन पार्क थाने के एसएचओ और इंस्पेक्टर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। Look at the audacity of the chief minister. Chief minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. आइए अब बारी है आज के सूत्र की। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। जिंदगी का सूत्र दिया था मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा ने। रतन टाटा साहब का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ। उनकी पहचान एक कामयाब कारोबारी के साथ साथ एक दरिया दिल इंसान के रूप में भी होती है। जितना वो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम करते थे, उतना ही वो कारोबार से जुड़े कर्मचारियों का भी ख्याल रखते थे। मुंबई के 26/11 हमले के बाद भी रतन टाटा ने कंपनी के पीड़ित कर्मचारियों की दिल खोलकर मदद की। हमले के पीड़ित 80 परिवारों का उन्होंने पूरा खर्च उठाया। कोरोना के वक्त जब बड़ी बड़ी कंपनियां छटनियां कर रही थीं, अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही थीं, तब रतन टाटा साहब ने दरियादिली के साथ सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 115 कर्मचारियों की छटनी कर दी, लेकिन रतन टाटा ने पहल कर सभी कर्मचारियों की नौकरी बचा ली। उन्होंने उद्योग जगत के दूसरे दिग्गजों से भी छटनी न करने की अपील की। रतन टाटा खुद को या केवल कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो देश और समाज की भलाई में भी दिन रात लगे रहते थे। वो अपनी कमाई का 60 से 70% समाज के लिए दान दे देते थे। अकेले कोरोना के वक्त उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। रतन टाटा ने पूरे करियर में 9000 करोड़ रुपए का दान दिया है। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से एक सूत्र दिया, जिंदगी में एक दिन आपको यह एहसास होगा कि धन दौलत जैसी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती, अहम है उन लोगों की भलाई जिन्हें आप प्यार करते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच